दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क चैप्टर का आज हमारा 15th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे और अभी तक जितने भी हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं उन सब में हमारे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे थे वो एक प्लेन में एक्ट कर रहे थे। मतलब अभी तक हमने 2D सिचुएशन को देखा है और क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे थे तो अभी तक जितने भी हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख रहे थे वो 2D वाली लिख रहे थे। अब हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को समझेंगे 3D में। तो 3D में भी कुछ नया नहीं है, सेम वैसे ही आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है और सेम वैसे ही आपको सोल्व करना होता है, बट अब थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी जरा उसको डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम और हम यहां पे कहां पे हैं? 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं 2 डायमेंशन की बात करता हूं। अगर मैं मान लीजिए मैं 2 डायमेंशन इस तरह की ले लूं कि एक तरफ आई कैप है, एक तरफ जे कैप है, मतलब सारे के सारे फोर्सेस अगर रिजिड बॉडी के ऊपर एक प्लेन में एक्ट कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि भाई अगर वो रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में भी है तो फिर कंडीशन बस ये होनी चाहिए कि भाई उसका जो एक्स की तरफ जो नेट फोर्स आना चाहिए वो आपका 0 होना चाहिए। बिकॉज जिस प्लेन में वो फोर्स एक्ट कर रहे हैं उस प्लेन को मैं एक्स वाई प्लेन मान लेता हूं। तो क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस एक्स वाई प्लेन में हैं तो रिजल्टेंट फोर्स एक्स डायरेक्शन में भी 0 होना चाहिए एंड रिजल्टेंट फोर्स वाई डायरेक्शन में भी 0 होना चाहिए इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी मेरी इक्विलिब्रियम में है तो। दूसरा, उस बॉडी के ऊपर अगर मैं कोई रैंडम पॉइंट ले लूं तो उस रैंडम पॉइंट के अबाउट जो नेट टॉर्क आना चाहिए वो भी आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन थी 2D में। ये जो टॉर्क आएगा 2D में वो अगर मान लीजिए दो जो मैंने एक प्लेन में जितने भी हमारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो प्लेन को अगर मैं एक्स वाई प्लेन मान रहा हूं तो जो टॉर्क बनेगा हमारा किसी भी रैंडम पॉइंट O के अबाउट वो आपका ऑलवेज Z डायरेक्शन में बनेगा। अगर एक्स वाई में आप फोर्सेस को मान रहे हो तो टॉर्क जो आएगा वो Z या -Z की तरफ आएगा। मतलब उसके पास केवल एक ही कंपोनेंट होगा, वो भी आपका 0 होना चाहिए अगर रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो। 3D में क्या होगा? 3D में आपके पास क्योंकि हर डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और अगर रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो फिर आपके पास एक और इक्वेशन बन जाएगी एंड दैट इज समेशन ऑफ Fz हैज टू बी 0 एंड कोई भी रैंडम पॉइंट O के अबाउट नेट टॉर्क भी आपका 0 होना चाहिए। और यहां पे अब जो टॉर्क बनेगा उसके भी 3 कंपोनेंट आएंगे। अगर आपके पास O पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क निकालोगे तो उसमें एक कंपोनेंट आएगा X, एक कंपोनेंट आएगा Y और एक कंपोनेंट आएगा Z। ये 3 कंपोनेंट आएंगे और ये तीनों कंपोनेंट इंडिविजुअली 0 होने चाहिए। ठीक है, जो नेट टॉर्क है उसके 3 कंपोनेंट होंगे, तीनों इंडिविजुअली 0 होने चाहिए। इसका मतलब है अगर आप 3D में इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखना चाह रहे हो तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इक्वेशन सब आपकी बढ़ गई है। दूसरी बात ये कि कई बार 3D में जब आप प्रॉब्लम को सोल्व करते हो तो सोल्व करना इतना आसान नहीं होता। कई बार आप सॉल्वेबल नहीं होती वो प्रॉब्लम। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको लगेगा कि रिजिड बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, बट वहां पे जो रिएक्शन फोर्सेस होंगे वो नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा होंगे। तो कई बार क्या होता है हमारे पास जो रिजिड बॉडी होती है उसको इक्विलिब्रियम में तो हमने रखा हुआ है बट बहुत सारे सपोर्ट दे रखे हैं उसको। तो अगर बहुत सारे सपोर्ट दे रखे तो हर सपोर्ट पॉइंट पे फिर रिएक्शन फोर्सेस आपको दिखाने होंगे और वो जो रिएक्शन फोर्सेस होते हैं कई बार वो नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं रिडंडेंट कंस्ट्रेंट्स। तो यहां पे आप सोल्व नहीं कर पाओगे इक्वेशन को। दूसरा, एक और सिचुएशन है जहां पे आप ये नहीं कह सकते कि रिजिड बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। आपको लगेगा कि वो रुकी हुई है बट वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। और वो ऐसा कब होगा? जब आपके रिएक्शन फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं उनका जो इंटरसेक्शन है वो एक एक्सिस पे, कॉमन एक्सिस पे आ जाए। जितने भी रिएक्शन फोर्सेस हैं अगर उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक कॉमन एक्सिस से पास हो रही है तो समझ लो वो जो रिजिड बॉडी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। वो किसी मोमेंट पे रुकी हुई हो सकती है बट वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे नहीं होगी। दूसरी एक और कंडीशन है, अगर मेरे रिएक्शन फोर्सेस सारे के सारे पैरेलल हुए, जितने भी रिएक्शन फोर्सेस रिजिड बॉडी के ऊपर लग रहे हैं अगर वो सारे के सारे पैरेलल हुए तब भी आपको ऐसा लग सकता है कि रिजिड बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है बट वो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा।
आप बोलोगे सर कोई एग्जांपल दो, चलो दोनों सिचुएशन का मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सोचिए मेरे पास एक रोड है, ठीक है, और उस रोड को मैंने यहां पे ऐसे वॉल के साथ ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, इधर मेरी वॉल लगी हुई है, उसके साथ हमने यहां पे ऐसे लगा दिया है, और ये जो रोड है उसको मैंने यहां पे एक सपोर्ट दे दिया और एक सपोर्ट यहां पे दे दिया। अब दो सपोर्ट लगे हुए हैं, यहां पे मान लो रोलर लगे हुए हैं। तो अब जरा देखो ये ज्यादा रिएक्शन, एक रिएक्शन फोर्स यहां पे आएगा। अगर सोचिए मैंने कोई फोर्स दिया इसके ऊपर, इस तरफ ऐसे कोई फोर्स दिया, तो इस फोर्स को मतलब इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम दिखाओगे तो ऐसे दिखाना पड़ेगा, दो रिएक्शन फोर्स यहां पे आ गए। अच्छा, दूसरा यहां पे एक रिएक्शन फोर्स इधर आएगा और एक रिएक्शन फोर्स आपका इस रिजिड बॉडी के ऊपर इधर भी आएगा, क्योंकि ये तो रुकी हुई है ना, रुकी हुई तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तो होना चाहिए भाई, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही है ये देखा जाए तो, लेकिन आप ये सोल्व नहीं कर पाओगे रिएक्शन फोर्सेस को। प्रॉब्लम क्या आएगी बताओ, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा आएंगी, आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस कम आएंगी नंबर ऑफ वेरिएबल से, क्योंकि यहां पे रिडंडेंट सपोर्ट लगा दिया आपने, ठीक है, एक सपोर्ट के बाद दूसरे की जरूरत नहीं थी यहां पे, या तो ये लगाओ या फिर ये लगाओ। तो ऐसे केस में आप जो है इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाओगे, दिक्कत आएगी। दूसरा क्या होता है, कई बार आपका जैसे मान लीजिए कोई एल शेप का मैं कोई रोड ले लेता हूं, सोचिए कोई ऐसे एल शेप की कोई रोड है, ठीक है, इस तरह की कोई रोड है, और मैंने क्या किया, मैंने इसको हैंग कर दिया ऐसे, यहां पे एक स्ट्रिंग से लेके और वॉल के साथ या रूफ के साथ हैंग कर रखा है हमने इसको, 3D में है, ठीक है। मतलब इस तरह का कोई एल शेप की कोई ऐसे मेरे पास रोड है और उसको मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे यहां पे स्ट्रिंग लगा के हैंग कर दिया, ठीक है। तो आपको लगेगा कि ये तो रुकी हुई है सर, ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, बट ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो रिएक्शन फोर्सेस हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। सोचिए कोई अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स दे दिया इसको, तो उस फोर्स को बैलेंस कर ही नहीं पाएगी ये, फिर उसका बैलेंसिंग फोर्स इसके पास है ही नहीं। तो ऐसे केस में आपको हो सकता है ये लगे कि रुका हुआ है ये, बट जो रिजिड बॉडी है वो रुकी हुई नहीं है, ठीक है, सारी डायरेक्शन में, मतलब वो आप ये कह सकते हो वर्टिकल प्लेन में अगर आपको लगाने होंगे फोर्सेस, वाई डायरेक्शन में अगर लगाने होंगे फोर्सेस, तो आप उसको बैलेंस कर भी लोगे, बट एक्स डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स आ गया तो उसको फिर ओपोज करने वाला कोई फोर्स होगा नहीं वहां पे, तो आप वहां पे उसको फिर इक्विलिब्रियम में रख नहीं पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसिडर करके रखिएगा। कई बार क्या होता है, जो रिएक्शन फोर्सेस होते हैं उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है सबकी वो एक कॉमन एक्सिस से पास कर रही होती है, या सारे के सारे रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, एक ही पॉइंट पे सारे के सारे रिएक्शन फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसे केस में भी आपकी जो रिजिड बॉडी है किसी मोमेंट पे अगर वो रुकी भी हुई है तो आप ये मत समझो कि वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है जब आप इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम को सोल्व करते हो, खासकर 3D में। अच्छा, कई बार ये भी आपको ध्यान देना होगा कि 3D में आप जो सपोर्ट लगाते हो और उस सपोर्ट से जो रिएक्शन फोर्सेस आते हैं, वो रिएक्शन फोर्सेस कुछ इस तरह से होते हैं कि वो टॉर्क को बनने ही नहीं देते किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बॉडी के अंदर एक रोटेशन की टेंडेंसी को आने ही नहीं देते, क्योंकि सपोर्ट ही कुछ इस तरह से लगा दी हमने कि बॉडी रोटेट ही नहीं कर सकती किसी एक्सिस के अबाउट। तो अगर वो रिएक्शन फोर्सेस उस बॉडी को रोटेट ही नहीं करने देंगे तो रिएक्शन टॉर्क नहीं आएगा फिर कहीं पे भी। आपको रिएक्शन टॉर्क फिर दिखाने की जरूरत नहीं है, क्यों फालतू वेरिएबल आप बढ़ाओगे भाई। जब रिएक्शन फोर्सेस आपने ज्वाइंट ही ऐसे लगा रखे, सपोर्ट ही ऐसे लगा रखे कि उस बॉडी के अंदर रोटेशन आ ही नहीं सकता, तो फिर आपको टॉर्क क्यों दिखाना है? किसी भी ज्वाइंट पॉइंट पे आपको रिएक्शन टॉर्क दिखाने की जरूरत क्यों है? ठीक है ना। तो आप ये भी जरूर ध्यान दीजिएगा, मतलब मिनिमम वेरिएबल का इस्तेमाल करना है आपको, जबरदस्ती के वेरिएबल नहीं लेने हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं 3D की, सो दैट आपको जो मैंने सारी बातें बताई हैं ये आप क्लियरली समझ सको, ठीक है। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। जरा देखिए, मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, देखिए दोस्तों, एक प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं। और प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है कि मेरे पास एक स्लैब है, कोई लोहे की स्लैब है जिसका जो मास है वो है 100 किलोग्राम, कुछ इस तरह की स्लैब है, 100 किलोग्राम इसका मास है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने सपोर्ट पॉइंट दे रखे हैं कुछ, जैसे यहां पे हमने एक रोलर लगा दिया है,
यहां पे हमारे पास एक बॉल सॉकेट ज्वाइंट लगा हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये बॉल सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है, ये मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे हमारे पास एक स्ट्रिंग लगी हुई है, ठीक है। ये लेंथ है हमारे पास 2 मीटर इधर से इधर, और ये लेंथ है हमारे पास 3 मीटर यहां से यहां तक की। अच्छा 1.5 मीटर पे ये जो डिस्टेंस है ये है 1.5 मीटर पे मान लीजिए हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया 300 न्यूटन का नीचे की तरफ, ठीक है। और हमने एक कपल टॉर्क दिया है इस डायरेक्शन में, एक कपल टॉर्क एक्ट कर रहा है। कपल टॉर्क को तो कहीं पे भी दिखा सकते हो आप, ठीक है। वो कपल टॉर्क आपका ऐसे माफ कीजिएगा, ये जो कपल टॉर्क है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मतलब ये रोटेशन इस तरफ पैदा कर रहा होगा, ठीक है। इस रोटेशन की वजह से ऐसे बॉडी रोटेट कराएगा ये, तो इस तरफ ये टॉर्क की डायरेक्शन हो जाएगी। और ये है मान लीजिए 200 न्यूटन मीटर का, और एक कपल टॉर्क है, कहीं पे भी दिखा सकते थे। इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, बस इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिचुएशन आपको दे रखी है, आपको बताना है रिएक्शन फोर्सेस एट द ज्वाइंट पॉइंट, मतलब टेंशन की वैल्यू बतानी है, इस पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स क्या आएगा और इस पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स क्या आएगा, ये सब बताना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जो आपका बनाया हुआ है, ये इसको बोलते हैं बॉल सॉकेट ज्वाइंट, ये किस तरह का होता है इसको जरा समझिए। जरा देखिए मेरे पास एक ज्वाइंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको नजर आ रहा हो यहाँ पे एक बॉल लगी हुई है इसके अंदर, इसको अगर मैं फिक्स कर दूं नीचे वाले सरफेस पे, ग्राउंड के साथ या कोई भी सरफेस है उसके साथ अगर मैं फिक्स कर दूं, और ये ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये ऊपर वाला पॉइंट स्लैब के साथ फिक्स्ड है ऊपर, ठीक है, बीच में ये बॉल है, तो आप समझिए ये रोटेट होने से नहीं रोकेगा इसको, ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, ये ऐसे ऐसे भी रोटेट कर सकता है, और ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है। इसका मतलब है ये जो बॉल ज्वाइंट होता है, बॉल सॉकेट ज्वाइंट, ये रोटेशन को नहीं अपोज करता, टॉर्क को नहीं अपोज करेगा। पॉइंट को समझिए, यहां पे जो टॉर्क आएगा, रोटेशन जो आएगा उसको कहीं अपोज नहीं करेगा ये, तो यहां पे कोई रिएक्शन टॉर्क नहीं देगा ये, यहां पे केवल रिएक्शन फोर्स आएगा। ये इसको ना इधर जाने देता है, ना इधर जाने देता है, ना उधर जाने से देता, सरकने नहीं देता, बस रोटेट कर सकता है किसी भी पॉइंट के अबाउट, बट आगे पीछे नहीं जा सकता है। इसका मतलब यहां पे केवल रिएक्शन फोर्सेस आपको दिखाने होंगे, और तीनों डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्सेस आप यहां पे दिखा सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए, ये जो बॉल सॉकेट ज्वाइंट होता है उसको, उसके ऊपर रिएक्शन फोर्सेस कैसे दिखाने हैं। दूसरी बात, अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे जो बॉल लगी हुई है, या आप कह सकते हो रोलर जो लगा हुआ है, ये भी ऐसा ही है, ये इसको रोटेट होने से नहीं रोकेगा ये इस पॉइंट पे, क्योंकि आप सोचिए ना ओपन है ये, बॉल रख दो, बॉल किसी भी चीज, कोई भी सरफेस है उसके नीचे बॉल रख दोगे तो उस बॉल के ऊपर उस चीज को घुमा सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ऐसे उस बॉल से ऐसे भी रोटेट कर सकते हो, कैसे भी रोटेट कर सकते हो उस बॉल के अबाउट। लेकिन वो जो बॉल जहां पे रखी हुई है वो नीचे नहीं जाने देगी उस बॉडी को, ये नीचे, तो इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन फोर्स उसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। यहां पे भी ये स्ट्रिंग लगी हुई है, तो स्ट्रिंग पे भी आपको टेंशन दिखानी होगी, रिएक्शन फोर्स यहाँ पे टेंशन वाला आएगा, ठीक है। इस बॉडी के ऊपर ये टेंशन इसको ऊपर की तरफ खींचेगी, बट ये रोटेट इस पॉइंट के अबाउट किधर भी हो सकता है, ठीक है। रोटेशन को अपोजिशन यहां पे मिल नहीं रही है, ये इस पॉइंट पे कोई रोटेशन को अपोजिशन नहीं है, इस पॉइंट पे भी नहीं है, इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब है यहां पे हम रिएक्शन टॉर्क कहीं नहीं दिखाएंगे, खासकर इन पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि यही तो सपोर्ट पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूं, ये मेरा बी पॉइंट है और ये मेरा सी पॉइंट है। तो जितने भी मेरे पास सपोर्ट पॉइंट हैं उन पॉइंट्स पे रिएक्शन टॉर्क कहीं नहीं है, रिएक्शन फोर्सेस हैं बस। तो सबसे पहले तो इस चीज को क्लियर करो। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं रिएक्शन फोर्सेस को दिखा रहा हूं और उसके बाद इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो जरा देखिए यहां पे अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह का बनेगा, और मुझे ऑब्वियसली यहां पे डायरेक्शंस भी लेनी पड़ेंगी, तो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी डिफाइन कर देता हूं एक बार। तो जरा देखिए, ये पॉइंट है मेरा ए, ये पॉइंट है मेरा बी, और ये पॉइंट है सी। कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरह का है कि मैं ये 3 डायरेक्शन ले रहा हूं, ये मेरी आई कैप है जो आपकी तरफ है, ये जे कैप है, और ऊपर की तरफ मान लीजिए के कैप है। आई कैप आपकी तरफ है, जे कैप इधर है, और आई क्रॉस जे करोगे तो के कैप ऊपर की तरफ है। अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं स्लैब का, तो मैं बोलूंगा कि यहां पे मेरा एक रिएक्शन फोर्स होगा जिसको मैं एन ए का नाम दे रहा हूं, एन ए। यहां पे बी पॉइंट पे जो रिएक्शन फोर्सेस आएंगे वो इधर भी आएगा, वो इधर भी बनेगा, और वो इधर भी बनेगा। तीनों डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स आपको मिलेंगे यहां पे, ठीक है। तो एन बी जेड, एन बी वाई एंड एन बी एक्स, तीनों डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्सेस आप यहां पे दिखा सकते हो।
अब आइए सी पॉइंट पे टेंशन आपको दिखानी होगी जो कि ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। और कौन कौन से फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स यहां पे पॉइंट, इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को डी बोल दो, ठीक है। तो डी पॉइंट पे एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है 300 न्यूटन का। अच्छा, एक mg भी तो होगा ना इसका, तो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट जो है ना यहां पे, ठीक है, ये NBZ मैं इसको नीचे लिख देता हूं। इस सेंटर वाले पॉइंट पे आपका mg फोर्स नीचे भी एक्ट कर रहा होगा, mg फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और तो कोई फोर्स है नहीं भाई, एक कपल टॉर्क दे रखा है, कपल टॉर्क कहीं पे भी दिखा सकते हो आप। तो अगर ये रिजिड बॉडी मेरी इक्विलिब्रियम में है तो मेरे को क्या करना होगा? नेट फोर्स इन x डायरेक्शन जीरो करना होगा, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन जीरो करना पड़ेगा, और नेट फोर्स इन z डायरेक्शन जीरो लेना होगा। और किसी भी रैंडम पॉइंट के अबाउट मुझे जो टॉर्क निकालना है उसको भी आपको जीरो करना होगा। तो चलिए मैं एक काम कर रहा हूं, नेट फोर्स सबसे पहले करता हूं। किसी भी कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के अबाउट नेट फोर्स जो है वो आपका जीरो कर दो, ठीक है। x की तरफ जीरो कर दो नेट फोर्स को, z की तरफ जीरो कर दो एंड y की तरफ जीरो कर दो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है इसके लिए नेट फोर्स देखने के लिए पॉइंट किस पॉइंट पे देख रहे हो वो जरूरी नहीं है। तो आप बताइए सबसे पहले x डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस यहां पे एक्ट कर रहे हैं? x डायरेक्शन में तो केवल NBX है और तो कोई फोर्स है ही नहीं। तो इसका मतलब NBX की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ? जीरो। NBX हैज टू बी जीरो, ठीक है। इसका मतलब मेरा जो NBX फोर्स होगा वो मेरा जीरो होगा भाई। x डायरेक्शन में कोई रिएक्शन फोर्स यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही फिर y डायरेक्शन में NBY, y डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है भाई, ये वाला, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब z डायरेक्शन की बात करते हैं। z डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो Na ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव z में है, NBZ को भी मैं ऊपर की तरफ दिखा रहा हूं, NBZ, ठीक है, इसको भी मैं ऊपर की तरफ दिखा रहा हूं 300, और अच्छा T भी मेरा ऊपर की तरफ है, ठीक है। 300 न्यूटन मेरा नीचे की तरफ है तो -300, और mg मेरा नीचे की तरफ है तो mg कितना हो जाएगा? 100 इंटू 9.81 जो नीचे की तरफ है, ठीक है भाई, ये हो गया। और बराबर की इधर क्या कर दो? जीरो। और तो कोई फोर्स है ही नहीं ना भाई, यही फोर्सेस थे, तो इन सबको मैंने इक्वल टू जीरो कर दिया। अब सुनो, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे टॉर्क देखना है। तो टॉर्क में किस पॉइंट के अबाउट देखूं? चलो मैं बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को देख रहा हूं इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन। तो सबसे पहले MBX को देखता हूं रिजल्टेंट, और उसको जीरो कर देते हैं। कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, x डायरेक्शन में टॉर्क को देख रहे हो आप b पॉइंट के अबाउट, तो जरा देखिए इस पॉइंट पे x डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में टॉर्क आना चाहिए, वो देखना है कौन कौन से फोर्सेस देंगे। कपल टॉर्क तो x में है ही नहीं, वो तो पहले ही आपने किधर दे दिया बताओ? वो -j की तरफ दे दिया, तो कपल टॉर्क तो x कैप की तरफ एक्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। वैसे कपल टॉर्क कहीं पे भी दिखाओगे ना, अगर b पॉइंट पे भी टॉर्क दिखा रहे हो तो कपल टॉर्क b पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि कपल टॉर्क एक फ्री वेक्टर होता है, वो कहीं पे भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब जरा देखिए यहां पे अगर मैं इस पॉइंट पे x डायरेक्शन में टॉर्क दिखाऊं तो कौन कौन सा फोर्स देगा? एक तो Na फोर्स देगा, क्योंकि इस पॉइंट से जो Na है वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी है, ठीक है, विच इज 2, और ये ऊपर की तरफ है, तो 2 मेरा इस तरफ j कैप की तरफ हो गया, और 2 क्रॉस Na k कैप की तरफ कर दो, तो j कैप क्रॉस k कैप करोगे तो ये आपका जो टॉर्क है ये आपका किधर देगा? r क्रॉस f करो ना, तो अंदर की तरफ आएगा भाई, j कैप क्रॉस k कैप, तो j कैप क्रॉस k कैप करोगे तो i कैप नहीं आना चाहिए, जरा देखो, नहीं -j कैप है ना, ये माफ कीजिएगा, दिस इज -j कैप, जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये -j कैप हो गया और ये k कैप हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो टॉर्क देगा ये देगा 2Na और -i कैप की तरफ देगा, ठीक है भाई। Na का x कैप की तरफ टॉर्क निकालना है, x डायरेक्शन में टॉर्क निकालना है, तो असल में -x की तरफ दे रहा है टॉर्क, और कितना दे रहा है ये हमने देख लिया। अब आइए ये जो 300 है ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव देगा, प्लस x कैप की तरफ देगा ये, ठीक है। कितना देगा? 300 इंटू 2, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 आएगी। इस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो असल में तो r इस तरफ है मेरा, बट अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं यहां से इस फोर्स के ऊपर, एक मिनट जरा देखो, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? x की तरफ चाहिए ना मुझे टॉर्क, x कंपोनेंट चाहिए ना, तो एक काम करो ना, एक्सिस लगा लो ना यहां पे। वैसे तो टॉर्क जो बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, r क्रॉस f मेरा यहां पे नीचे की तरफ है, बट r क्रॉस f जो देखना है उसका मुझे x कंपोनेंट देखना है, मुझे सिर्फ x कंपोनेंट देखना है। तो आपको मैंने बताया था कि कैसे आप एक टॉर्क का x कंपोनेंट देख सकते हो। किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट देखना हो अगर आपको, तो उस डायरेक्शन में उस टॉर्क का कंपोनेंट कैसे देखोगे? तो आपको क्या तरीका था बताइए?
अगर आपको तरीका याद हो तो आप एक काम करो, जैसे मुझे एक्स डायरेक्शन में देखना है टॉर्क, तो मैं इस एक्स एक्सिस पे जिस डायरेक्शन में आपको टॉर्क देखना है, जैसे इस पॉइंट पे मुझे इस डायरेक्शन में टॉर्क देखना है, तो यहां पे एक एक्सिस ले लो, इस एक्स एक्सिस में इस फोर्स की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो बस, ठीक है, और दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू 300 कर दो, इससे भी आपका वो कंपोनेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। आपको याद होगा कैसे हम कंपोनेंट निकालते हैं, तो 300 वाला फोर्स जो है ना, वो इस पॉइंट के अबाउट कितना टॉर्क देगा, अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितनी है बताओ, 2 है, 2 क्रॉस 300 करोगे तो ये आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये टॉर्क इसकी वजह से आ गया। अब आइए mg की वजह से, तो mg की वजह से कितना आएगा, प्लस कर दो 100 इंटू 9.81, और कितना टॉर्क होगा बताओ भाई, या यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगी, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी ये 1 बनेगी भाई, ठीक है, क्योंकि पूरी लेंथ 2 है तो ये 1 बन जाएगी, तो इंटू 1 कर दो, ठीक है भाई, एक बार जरा देख लीजिए। नेक्स्ट आइए टी की वजह से, टी की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा एक्स से, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, ये जिस डायरेक्शन में आपको टॉर्क चाहिए ये उसी एक्सिस पे ही लाई कर रहा है टी, तो ठीक है, तो इसका कंपोनेंट आएगा ही नहीं इधर, तो ये आपका टॉर्क 0 देगा, इक्वल टू 0 कर दो। तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे हम टॉर्क निकाले एक्स डायरेक्शन में इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो अब यहां से अगर आप देखोगे तो Na की जो वैल्यू आएगी, Na कम्स आउट टू बी 600 प्लस 981 डिवाइड बाई 2, ये कर सकते हो। तो मैं चाहूंगा सुनील जी मुझे कैलकुलेटर दे दें एक बार, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा बताओ जरा, 1581 अपॉन 2, ठीक है, 790.5 न्यूटन। एक बार मैं कैलकुलेटर से भी चेक कर लेता हूं, थैंक यू सुनील जी। 1581 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो ये आपका 790.5, ठीक है भाई, इतना न्यूटन का मेरे पास Na आ गया। तो हमने x कंपोनेंट टॉर्क का 0 कर दिया उससे। अब आइए y कंपोनेंट, अब टॉर्क का b पॉइंट के अबाउट y डायरेक्शन में मुझे कंपोनेंट 0 करना है। तो y डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे 0 करेंगे भाई, जरा देखिए, इस एक्सिस के अबाउट अब मुझे टॉर्क निकालना है, इस डायरेक्शन में टॉर्क निकालना है, y डायरेक्शन यही तो है। तो अब आप बताओ इस डायरेक्शन में जो टॉर्क होगा वो कौन कौन सा होगा, एक तो कपल टॉर्क होगा, चाहे यहां पे दिखा रखा हो आपने, वो किसी भी पॉइंट पे आप दिखाओगे तो इस तरफ ही दिखा, तो बी पॉइंट पे दिखाएंगे तो 200 न्यूटन मीटर इधर आ जाएगा, लेकिन मुझे तो इस डायरेक्शन में चाहिए तो -200 लिख देंगे इसको, तो ये तो कपल टॉर्क हो गया भाई। दूसरा ये जो Na है ये इस डायरेक्शन में कोई टॉर्क नहीं देगा, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये Na से ही पास हो रही है, तो y डायरेक्शन में इस बी पॉइंट के अबाउट Na जो है वो टॉर्क नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब कौन सा देगा, ये देगा 300, कितना टॉर्क देगा 300 बताओ, परपेंडिकुलर लेंथ इससे इधर है और फोर्स मेरा नीचे की तरफ है, ठीक है, तो r क्रॉस f करोगे तो ये नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव y कैप की तरफ देगा, कितना देगा बताओ, ये देगा -300 इंटू 1.5, क्योंकि यहां से लेंथ 1.5 है, ठीक है। तो दूसरा mg भी आपका 1.5 लेंथ पे है, तो ये भी आपका 100 इंटू 9.81 इंटू 1.5, ये भी नेगेटिव देगा। जो टेंशन है ये ऊपर पॉजिटिव फोर्स देगा, तो प्लस टी इंटू, और यहां से जो लेंथ है वो 3 है, बराबर की इधर 0। तो यहां से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हो, तो टी कम्स आउट टू बी, ये 200, ये 450 हो गया, तो 450 प्लस 200 650, तो ये हो गया, उसमें ये और ऐड कर दो 150 इंटू 9.81, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 3 कर दो। ये हमारे पास टेंशन आ गई है, तो मैं जरा इसको सोल्व कर लेता हूं, क्या वैल्यू है, 650 प्लस 150 इंटू 9.81 डिवाइड बाई 3, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 707.167 707.167 न्यूटन। एक बार चेक कर ले भाई, मेरी कैलकुलेशन जो है वो ऐसी है भाई, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो 707.167 ये हमारे पास टेंशन आई है। ओके, अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, टेंशन की वैल्यू पुट कर दो और Na की वैल्यू पुट कर दो। तो यहां से मैं NBZ निकाल लेता हूं, तो सीधा सीधा इसको पुट ही कर देता हूं कैलकुलेटर से सीधा। टेंशन की वैल्यू आ गई है, उसमें से 300 माइनस कर देता हूं, पहले टेंशन की वैल्यू आ गई और Na की वैल्यू आ गई ना, तो दोनों को जोड़ देता हूं पहले। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा 790.5, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं ये -300 एंड माइनस में 981, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -216.67, जो NBZ आ रहा है -216.67 न्यूटन। तो आप जरा देखिए कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया है।
आपको यहां पे दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक तो फ्री बॉडी डायग्राम प्रॉपर्ली आपको बनाना है, इसमें आपको ये दिखाना है कि कहां पे मुझे रिएक्शन टॉर्क दिखाने हैं, कहां पे मुझे रिएक्शन फोर्सेस दिखाने हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। रिएक्शन टॉर्क एंड रिएक्शन फोर्स आपको शो करने आने चाहिए। दूसरी बात, आपको इक्वेशंस कैसे अप्लाई करनी है, और जो टॉर्क का कंपोनेंट है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क का कंपोनेंट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि कैसे आप टॉर्क के कंपोनेंट को निकालते हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं भाई, तो इसलिए उसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले और उससे आप ये लिख के और आप इसको सोल्व कर सकते हो। चलिए कुछ और प्रॉब्लम जो है उनको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को जरा देखते हैं। तो दो तीन प्रॉब्लम जो आप कर लोगे ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसे 3 डायमेंशन में हम इक्विलिब्रियम को नोट डाउन करते हैं, लिखते कैसे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसको जरा देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जरा देखिए, एक क्वेश्चन है, उसके लिए मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर देता हूं। जरा देखिए, मान लीजिए इधर मेरी y डायरेक्शन है, इधर मेरी x है, ये मेरी x डायरेक्शन है, ये मेरी y डायरेक्शन है, और ये मेरी z डायरेक्शन है, ऐसे, और ये मेरा ओरिजिन है। अब यहां पे आपको एक, ये ओरिजिन पे इधर x है, इधर y है। जरा ध्यान से देखना भाई, यहां पे हमने क्या किया हुआ है, एक ऐसे जॉइंट बना रखा है, और इधर एक रोड कनेक्टेड है इस तरह के। ये सब XY प्लेन में है भाई, ठीक है, ध्यान देना। यहां पे हमने एक रोड अलग से निकाल दी है, एक हिस्सा निकाल दिया इसका, और ये ऐसे है। ये थोड़ा डायग्राम मुश्किल है भाई, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया हुआ है, एक सपोर्ट लगा रखा है यहां पे, मतलब यहाँ पे बॉल बेरिंग लगा रखी है इसके अंदर, और ये फिक्स्ड है यहाँ पे ना, नीचे सरफेस के साथ फिक्स्ड है ये, ठीक है। उसके बाद ये अगेन थोड़ा बाहर है, एंड उसके बाद वापस से आपका ये यहाँ पे मैंने फिर से इसको घुमा दिया है, ठीक है। इस तरह का हमने ये बना रखा है, ठीक है। और यहाँ पे इसके नीचे हमने एक बॉल लगा रखी है, और ये कुछ इस तरह का है। ये जो पॉइंट है ये मेरा x है, ये पॉइंट मेरा y हो गया, और ये z हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ है, आई डोंट नो आपको ये पकड़ में आया कि नहीं आया। तो ये आप इसको इमेजिन करो ना, ये XY प्लेन है, और ये L टाइप की हमारे पास रोड है। तो L टाइप की रोड कैसे है, y डायरेक्शन में, ओरिजिन पे यहाँ पे जॉइंट लगा हुआ है, उसका बॉल सॉकेट हो गया, जैसे जो हम यूज करते हैं ना बॉल सॉकेट, ये वाला, ठीक है। ये आपका एक तरह से ओरिजिन पे ऐसे लगा हुआ है, इस पॉइंट पे ऐसे है रोड, और फिर ऐसे -x की तरफ ऐसे ला रखी है, ठीक है। और एक इसका छोटा सा यहाँ पे भी ला रखा है, ठीक है। इस तरह आप इमेजिन कर लो। अच्छा, अब यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है 900 न्यूटन का, और तो कोई फोर्स इसके ऊपर है नहीं, ठीक है। इसके मास को हमने कंसिडर नहीं कर रहे हैं फिलहाल रोड को। रोड जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। आपको बताना है रिएक्शन फोर्सेस क्या होंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूं, ये मेरा B हो गया, ये मेरा C हो गया, और ये मेरा D हो गया। तो क्वेश्चन ये है आपको, अच्छा इसमें मैं ये डिस्टेंसेस भी दे देता हूं। ये है मेरे पास मान लीजिए 0.4 मीटर, ये लेंथ भी आपकी 0.4 मीटर दे रखी है, यहां से ये लेंथ भी आपकी 0.4 मीटर दे रखी है, ये लेंथ भी आपकी 0.4 मीटर दे रखी है, और ये लेंथ जो है ये 0.6 दे रखी है, ठीक है। इस तरह का दे रखा है। आपको बताना है रिएक्शन फोर्सेस क्या आएंगे। ये जो फोर्स है ना, ये -z कैप की तरफ है, और ये जो पूरी रोड रखी हुई है ये XY प्लेन में रखी हुई है, ठीक है। अब आई डोंट नो आपको कितना ये डायग्राम से पकड़ में आया है, बट इसको विजुलाइज कर सकते हो आप, ठीक है। आपको बताना है रिएक्शन फोर्सेस क्या क्या आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं रोड का। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास जरा देखिए, ये है पॉइंट A, मैं इस तरह का रोड दिखा देता हूं, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, मैं सिंगल लाइन से दिखा देता हूं ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखा देता हूं सिंगल लाइन से। अब जरा देखो, यहां पे जो सॉकेट है, यहां पे कोई वो रिएक्शन टॉर्क तो होगा नहीं, तो इसका मतलब यहां पे जो फोर्सेस आएंगे, रिएक्शन फोर्सेस अगर आपको दिखाने हो तो NAX दिखा दो, NAZ दिखा दो,
और NaY दिखा दो। ये 3 रिएक्शन फोर्सेस यहां पे मैंने दिखा दिया। डायरेक्शन कुछ दिखा दो, एक की Y दिखा दो, एक की तरफ X और एक की तरफ Z दिखा दो, ठीक है। यहां पे आपका एक फोर्स लग रहा है -900 K कैप, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए B पॉइंट पे। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो रिएक्शन फोर्स लगेंगे, पहली बात तो ये देखो, ये इधर या इधर रोड हो सकती है आराम से, इस तरफ के मोशन को ये रोकेगी नहीं है। यहां पे आप बोलोगे सर क्यों, बॉल बीरिंग लगा हुआ है, मतलब आप इस तरह का सिस्टम समझो कि भाई ये इस तरफ के मोशन को नहीं रोक रहा है, ये इधर नहीं जाने देगा, ऊपर नहीं जाने देगा। इसका मतलब जो रिएक्शन फोर्स यहां पे लगेंगे, एक तो रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर जो रोड के ऊपर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा NBZ, और एक रिएक्शन फोर्स X की तरफ लगेगा, ठीक है, NBX। X या Y डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स देगा, इधर उधर मूव नहीं करने देगा, Y डायरेक्शन में आराम से मूव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए C पे। C पॉइंट पे जो रिएक्शन फोर्स आएगा वो आपका ऊपर की तरफ आएगा, NC, केवल Z की तरफ आएगा, और कोई तो इसके ऊपर फोर्सेस नहीं है भाई। तो हमने सबसे पहले सारे फोर्सेस दिखा दिए। अब आइए रिएक्शन टॉर्क पे। यहां पे रिएक्शन टॉर्क आप कैसे दिखाओगे? तो रिएक्शन टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जरा देखिए, इस पॉइंट के अबाउट तो कोई रिएक्शन टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये तो कहीं पे भी रोटेट कर सकता है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये देखो, ये जो जॉइंट लगा हुआ है, जो पट्टी लगी हुई है, जो रोड को के ऊपर से आ रखी है, ये इसको घूमने नहीं देगी। किसके अबाउट? Z के अबाउट। मतलब आप सोचिए ऐसे, ये इसको ऐसे नहीं घूमने देगी, Z के अबाउट इसको घूमने नहीं देगी, ठीक है। बट मुझे एक बात बताओ, Z के अबाउट तो यहां पे जो रिएक्शन फोर्स है, ये इसको वैसे भी नहीं जाने देगा, इसको इधर। भाई यहां पे रिएक्शन टॉर्क अगर आप दिखाओगे तो -Z कैप की तरफ आप रिएक्शन टॉर्क दिखाओगे यहां पे, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि -Z कैप की तरफ रिएक्शन टॉर्क आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो रिएक्शन फोर्स है यहां पे, ये इसको इधर या इधर जाने ही नहीं देगा ना, ये जॉइंट लगा हुआ है इसको। यहां पे जो रिएक्शन फोर्स है वो अपने आप इसको इधर या उधर घूमने ही नहीं देगा, तो रिएक्शन टॉर्क यहां पे आएगा ही नहीं। पॉइंट को समझिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, क्योंकि देखो भाई Z डायरेक्शन में टॉर्क आने के लिए जरूरी है कि फोर्स क्या हो, फोर्स X में हो या फोर्स Y में हो, ठीक है। तो X या Y में अगर आप देखोगे तो केवल एक ही फोर्स है यहां पे X डायरेक्शन में, और कोई X डायरेक्शन में फोर्स है ही नहीं, और फोर्स तो बिल्कुल इसके ऊपर ही है एक X में, ठीक है। अब क्योंकि आप इस पॉइंट पे रिएक्शन टॉर्क दिखा रहे हो, तो ये तो खुद तो रिएक्शन टॉर्क देगा नहीं है, यहां पे खुद का फोर्स खुद इसी पॉइंट के अबाउट तो देगा नहीं। ये जो रिएक्शन फोर्स है, ये खुद ही रिएक्शन फोर्स है भाई, इसको घुमाएगा क्यों ये? आप पॉइंट को समझिए। तो इसलिए यहां पे रिएक्शन टॉर्क दिखाने की जरूरत नहीं है, यहां पे रिएक्शन टॉर्क की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट को समझिए भाई। दूसरा, यहां पे देखिए, यहां पे भी रिएक्शन टॉर्क आएगा ही नहीं, क्योंकि बॉल लगी हुई है यहां पे, तो ठीक है। तो पॉइंट को समझिए, यहां पे मैंने रिएक्शन टॉर्क क्यों नहीं दिखाए, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन फोर्सेस जो है उसको इस पॉइंट के अबाउट घूमने ही नहीं देंगे, ठीक है। ये जो जॉइंट लगा हुआ है वो इस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट होने ही नहीं देगा। हाँ, अगर कोई और फोर्स होता है यहां पे, Y डायरेक्शन या X डायरेक्शन में कोई और दूसरा फोर्स होता, जो एक तो X डायरेक्शन में यहां पे रिएक्शन फोर्स आ रहा है, कहीं और होता कोई, तो फिर हम सोचते कि भाई हो सकता है यहां पे घुमाने की टेंडेंसी दिखाए, तब भी हम नहीं लेते। सच बताऊं तो क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये जो है यहां पे जो जॉइंट है ना, ये जॉइंट इसको इस पॉइंट पे घूमने ही नहीं देगा, इस पॉइंट के अबाउट। पॉइंट को समझिए। तो यहां पे रिएक्शन टॉर्क आएगा ही नहीं, ठीक है ना, वो रिडंडेंट है, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। तो अल्टीमेटली सारे के सारे फोर्सेस की इक्वेशन रह गई है। तो अब तो बहुत आसान है भाई। अब हम क्या करेंगे, हम किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क को जीरो कर देंगे। तो अब आप खुद सोचिए भाई, इसको नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क को कैसे जीरो करोगे। तो जरा देखिए, मैं अगर मान लीजिए ये पॉइंट ले लूं, ठीक है, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं। ए के अबाउट नेट फोर्स को देखते हैं सबसे पहले। तो नेट फोर्स मेरा, अगर ए पॉइंट पे अगर आप खड़े होकर देख रहे हो, तो पहले एक्स डायरेक्शन में बताओ नेट फोर्स कौन कौन सा। एक है NAX और एक है NBX। ये मेरा जीरो होगा भाई, क्योंकि एक्स में और तो कोई फोर्स है नहीं। एक एक्स में यहाँ पे रिएक्शन फोर्स है, एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे, और तो कोई फोर्स है ही नहीं भाई, ठीक है। नेक्स्ट आइए Y डायरेक्शन में। Y डायरेक्शन में NAY, बस एक ही है, तो NAY मेरा वैसे ही जीरो हो जाएगा भाई, ठीक है। NAY मेरा जीरो हो गया, ठीक है, देख लो NAY मेरा जीरो हो गया। नेक्स्ट आइए भाई, अब आते हैं, और नेक्स्ट कौन सा है बताओ। नेक्स्ट है मेरे पास Z डायरेक्शन में। तो Z डायरेक्शन में जरा देखिए, एक तो है NAZ, ये वाला हो गया, ये -900, ये हो गया, -NBZ, ये हो गया भाई।
और एक हो गया एन सी जेड बराबर के इधर 0। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। जरा देखो z डायरेक्शन में नेट फोर्स निकाल लिया ना, इसका z, इसका z, इसका z कंपोनेंट और इसका z कंपोनेंट। ठीक है, तो उसको मैंने 0 कर दिया। अब आइए आगे, चलो यहां तक भी सिंपल था। तो फोर्सेस तो हमने लिख दिए भाई तीनों डायरेक्शन में, उनको 0 कर दिया। अब आइए टॉर्क। तो टॉर्क में इस पॉइंट के अबाउट देख रहा हूं। सबसे पहले x डायरेक्शन में देखते हैं, x डायरेक्शन में टॉर्क देखते हैं। तो x डायरेक्शन में टॉर्क कैसे देखोगे, जरा देखो। और वो क्या होना चाहिए, मेरा समेशन क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। ए पॉइंट के अबाउट देख रहा हूं मैं। तो ए पॉइंट के अबाउट कौन कौन से टॉर्क देंगे, जरा देखो। एक तो आपको ए पॉइंट के अबाउट एक्स डायरेक्शन में, वो भी ध्यान रखना, एक्स डायरेक्शन में एक तो ये टॉर्क देगा भाई 900 न्यूटन, क्योंकि 900 न्यूटन जो है ना वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो कितनी है, 0.4 है। तो 900 इंटू 0.4, 900 इंटू 0.4, और ये किधर देगा बताओ जरा, आर इधर है भाई, ये एक्स एक्सिस है ना मेरी, तो यहां से अगर आप ये डिस्टेंस देखोगे तो 0.4 है भाई। तो आर इधर है, आर क्रॉस एफ करोगे तो आपका जो फोर्स आएगा माइनस आई कैप की तरफ आएगा। ठीक है ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। अब यहां पे देखो बी वाला जो फोर्स है जेड डायरेक्शन में जो लगा हुआ है, ये नीचे की तरफ ही लगा हुआ है, तो ये भी नेगेटिव देगा भाई, -0.8 एन बी जेड, ये हो गया। और ये जो सी वाला है ये पॉजिटिव देगा, ये ऊपर की तरफ देगा। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये है 1.2 एन सी जेड इक्वल टू 0। ठीक है भाई, जरा देख लो। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि मेरे पास एन बी जेड एंड एन सी जेड के बीच एक रिएक्शन आ गई है। ठीक है, मतलब एक इक्वेशन आ गई है। तो यहां से भी लेकिन सोल्व तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, कोई बात नहीं, अभी ये एक और इक्वेशन आ गई। अब आइए ए पॉइंट के अबाउट ही एक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क आ गया ना अब हमारे पास। अब हम निकालते हैं वाई एक्सिस के अबाउट टॉर्क। ठीक है, तो अब निकालते हैं समेशन ऑफ एम बी वाई एक्सिस के अबाउट, जरा देखते हैं, वो भी 0 होना चाहिए। तो ए पॉइंट के अबाउट वाई एक्सिस की डायरेक्शन में टॉर्क निकालें, तो ये 900 टॉर्क देगा वाई डायरेक्शन में। कैसे, जरा देखो, यहां से परपेंडिकुलर 0.4 है और एफ मेरा नीचे की तरफ है, तो आर क्रॉस एफ करोगे तो माइनस वाई कैप की तरफ टॉर्क दे देगा। कितना, 0.4 इंटू 900 माइनस जे कैप, ये टॉर्क आएगा। अच्छा, इस पॉइंट के अबाउट ये जो फोर्सेज है कोई टॉर्क नहीं देंगे, जो रिएक्शन फोर्सेज है यहां पे देखो सी जो है वो आपका ये रिएक्शन फोर्स देगा भाई। ठीक है, ये रिएक्शन फोर्स पॉजिटिव देगा, सी वाई डायरेक्शन की तरफ देगा, और बराबर की इधर 0। तो यहां से एन सी जेड आ जाएगा मेरे पास। एन सी जेड विल बी इक्वल टू, आप जरा देखो, 9 चौके 36, 360 डिवाइड बाई 0.6। ठीक है, तो ये आ गया 600 न्यूटन। एक बार चेक कर लो भाई, सही लिखा है क्या मैंने, कैलकुलेशन चेक कर लो। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। 600 न्यूटन का एनसीजेड आ गया। 600 न्यूटन को यहां पे पुट कर दो। ठीक है, तो अगर मैं 600 न्यूटन को यहां पे पुट करूंगा, ये पहले लिख लेता हूं, इसको माइनस ही लिख लो ना, आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आई कैप तो इनके साथ सबके साथ ही है। ठीक है, तो बताओ ये क्या बन गया, ये बन गया -360 माइनस 0.8 एन बी जेड प्लस 1.2 इंटू 600 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया 720। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये बनेगा 360 इज इक्वल टू 0.8 एन बी जेड। तो एन बी जेड की वैल्यू क्या आ गई है, एन बी जेड विल बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 0.8। ठीक है, तो ये बन गया 3600 डिवाइड बाई 8, तो 4 से काट दो ना, तो ये बन गया 450 न्यूटन। तो ये हमारे पास एन बी जेड भी आ गया, एन सी जेड भी आ गया। एन बी जेड एन सी जेड यहां पे पुट कर दो, एन ए जेड भी आ जाएगा, एन ए जेड भी आ जाएगा। तो एन ए जेड क्या बन जाएगा, जरा देखो, जो जेड डायरेक्शन में ये बनेगा 900 प्लस एन बी जेड। एन बी जेड कितना है 450 माइनस एन सी जेड कितना है 600। तो आप इस तरह से इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। 300 और ये 750, ये बन गया भाई 750 न्यूटन का NaZ आ गया। ठीक है, अब बचा कौन सा, बचे सिर्फ ये NaX एंड NBX, बस ये बचे हैं भाई, बाकी सब तो सारे हो ही गए, बाकी सारे आ गए। NaY भी मेरा 0 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को कैसे कैलकुलेट करेंगे, NaX एंड NBX को, तो उसके लिए टॉर्क किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट लिख लो। ठीक है,
टॉर्क जो है वो, अब आपने ए पॉइंट के अबाउट लिखा ना, अब आप जो है बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को लिख लो। सारे फोर्सेस पता है, केवल दो अननोन रह गए, एक NaX और एक NaY, ठीक है। तो यहां से टॉर्क जब आप इस पॉइंट के अबाउट लिखोगे तो NaX एंड NaY भी आ जाएंगे, वो आप खुद सोल्व कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो एपिसोड है इसमें हम इतना ही करेंगे। मैंने आपको बताया कि कैसे 3 डायमेंशन में प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, ठीक है। अगला एपिसोड जो आएगा उसमें हम कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे दोस्तों। 3 डायमेंशन की थोड़ी मुश्किल होती है 3 डायमेंशन में, क्योंकि आपको एक तो डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल होता है 3D वाला, और एक बार अगर डायग्राम बन जाता है तो फिर उसके ऊपर फिर इक्वेशंस कैसे लिखनी है, टॉर्क, रिएक्शन टॉर्क कहां लेना है कहां नहीं लेना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने यहां पे रिएक्शन टॉर्क नहीं लिया क्योंकि जरूरत नहीं है। आप पॉइंट को समझिए, यहां पे इसके अबाउट कोई टॉर्क, ये रोटेशन को रोकेगा क्या? पहले ये देखो, क्या ये रोटेशन को रोकेगा? रोटेशन को तब रोकेगा जब इसमें रोटेट करने की टेंडेंसी हो। क्या इसमें रोटेट करने की टेंडेंसी है? इधर उधर जाने की टेंडेंसी है। इधर उधर जाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए ना, वाई डायरेक्शन या एक्स डायरेक्शन में, तभी तो जेड के अबाउट ये इस पॉइंट पे रोटेट करेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वाई या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने लगा ही नहीं रखा जो इसको इस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में रोटेट होने की टेंडेंसी दिखाए। ऐसा कुछ नहीं है। आप बोलोगे लेकिन सर ये वाई डायरेक्शन में टॉर्क, वाई डायरेक्शन में तो खुद रोटेट कर ही सकता है, ये वाई डायरेक्शन में तो ऑपोजिशन देगा ही नहीं टॉर्क को, तो वाई डायरेक्शन में भी हमने ये नहीं दिखाया। अब आप बोलोगे सर एक्स डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है ना, इस डायरेक्शन में इसमें टॉर्क आ सकता है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भी इसको रोटेट नहीं करने देगा। दूसरी बात, एक्स डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए आप ये देखो, जो एक्सटर्नल फोर्स लगे हुए हैं, क्या वो इसको रोटेट कराएंगे? तो आप बोलोगे सर 900 देखो, 900 जो है वो इसको इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट करने की कोशिश कराएगा, एक्स डायरेक्शन में टॉर्क देने की कोशिश करेगा इस पॉइंट पे, तो यहां पे रिएक्शन टॉर्क आना चाहिए था एक्स डायरेक्शन में। 900 इसको नीचे ले जाने की टेंडेंसी दिखा रहा है, बट जरा समझिए, ये जो फोर्स है ये इसको ऊपर लग रहा है, रिएक्शन फोर्स, ये इस पे ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लग रहा है जो इसको रोटेट नहीं होने देगा इस पॉइंट के अबाउट, समझ रहे हो। तो इस रिएक्शन फोर्स की वजह से हमने इस टॉर्क को दिखाया ही नहीं यहां पे, ठीक है, इस टॉर्क को दिखाने की जरूरत ही नहीं। दूसरी बात, यहां पे भी तो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये भी तो इस पॉइंट के अबाउट इसको घुमाने की कोशिश करेगा ना, ठीक है। उन दोनों का रिएक्शन आप समझिए कि जो रिएक्शन फोर्सेज है वो अपने आप में ऐसे बनाए हुए हमने कि वो अपने आप यहां पे टॉर्क को अपोज कर लेंगे। टॉर्क दिखाने की यहां पे जरूरत है नहीं अपने को, रिएक्शन टॉर्क दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अगर आप दिखाना भी चाहते हो मान लीजिए तो आप दिखा दो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आपको दिखाना ही नहीं है। रिएक्शन टॉर्क आप दिखा दो यहाँ पे, जहां जहां आपको लग रहा है कि भाई यहाँ ऑपोजिशन मिल रहा है। तो ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाई डायरेक्शन में तो रोटेट कर सकता है, ये वाई डायरेक्शन में यहाँ पे टॉर्क आ जाएगा। तो ये कौन से टॉर्क को अपोज करेगा? ये एक तो एक्स डायरेक्शन में टॉर्क को नहीं आने देगा, रोटेट नहीं करने देगा इसको इधर, इस एक्स के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। दूसरा, ये जेड के अबाउट इसको रोटेट नहीं करने देगा। तो यहाँ पे आप दिखाना चाहो तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, एक MBZ और एक MBX, इनका यहाँ पे रिएक्शन टॉर्क हो रहा है। तो वो रिएक्शन टॉर्क यहाँ पे निकाल के, मतलब यहाँ पे टॉर्क निकाल लो नेट, और उसको आप 0 करके देखोगे और उससे बाकी फोर्सेस को अगर आप लिखोगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो भी आप जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट द थिंग इज जरूरत नहीं है। और आपने देखा कि कैसे हमने फोर्सेस से ही इसको सोल्व कर लिया, टॉर्क से हमने इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फिर हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।